नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है, वो भी ऐतिहासिक। उत्तराखंड में हजारों परिवारों को मिली है राहत। नजूल नीति की बढ़ाई गई है अवधि। सरकार ने अधिनियम बनाने के लिए भेजा था प्रस्ताव। तो कैबिनेट की बैठक हुई बीते दिन और इसमें कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बता दें ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और इसी फैसले के तहत नजूल नीति की बढ़ाई गई है अवधि। सरकार ने अधिनियम बनाने के लिए भेजा था प्रस्ताव और अधिनियम नहीं बनने तक नजूल भूमि होगी फ्री। तो बता दें कि ये फैसला लिया गया है, ऐतिहासिक ये फैसला बताया जा रहा है। जहां अधिनियम नहीं बनने तक नजूल भूमि फ्री होगी, ये प्रस्ताव भेजा गया था। और आपको बता दें कहा गया है कि अधिनियम जब तक नहीं बन जाता तब तक नजूल भूमि फ्री की जाएगी। तो कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। बता दें तकरीबन 2 से 3 घंटे ये बैठक चली, जिसके बाद से फैसला निकल के आया। कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे और अब देखिए नजूल नीति की अवधि जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अधिनियम नहीं बनने पर नजूल भूमि तब तक फ्री होगी जब तक अधिनियम नहीं बन जाती। तो सरकार ने अधिनियम बनाने का जो प्रस्ताव भेजा था वो बना नहीं और तब कह दिया गया है कि अधिनियम जब तक बन नहीं जाती तब तक नजूल भूमि फ्री होगी। विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये कई ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे और देखिए मुहर भी लग चुकी है। कुल मिलाकर ऐतिहासिक फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कौन कौन से फैसले हैं? देखिए, जिस तरह से नजूल की भूमि को अभी फ्री रखा गया है, 2021 का जो अधिनियम के लिए सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ ये भेजा था। कल कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया, उसके तहत अभी जब तक ये अधिनियम नहीं बन जाता है तब तक के लिए राहत है उन परिवारों, हजारों परिवार के लिए जो नजूल की भूमि पर इस समय काबिज हैं। तो सरकार की तरफ से तरह से इसको तोहफा के तौर पे, नए साल के तोहफे के तौर पे कहा जा सकता है कि अभी जब तक अधिनियम नहीं बन जाता तब तक ये नजूल की भूमि फ्री रहेगी। और उसके बाद जब, क्योंकि जब अधिनियम के अनुसार अगर वो पास हो जाता है, केंद्र सरकार उसको पास कर देती है, तो उसके अनुसार उस पर बाकायदा एक फीस के तहत फ्री होल्ड यहाँ पर किया जाएगा। कि अभी फिलहाल जिसमें हजारों, अगर हम हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी जो काबिज लोग हैं उनके लिए राहत बड़ी एक खबर है जी। तो इस नीति के तहत आगे खुशी की लहर देखने को मिल रही होगी लोगों के अंदर? जी बिल्कुल, जिस तरह से लोग जो फिलहाल नजूल की भूमि पर, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे अभी हाल ही में वो कब्जाधारी बने हों या पहले से वो चले आ रहे हों, सभी में एक तरह का कह लीजिए सरकार की तरफ से उनको एक तोहफा यहाँ पर नए साल में मिला है कि वो अभी जिस तरह से नए अधिनियम के तहत अगर उनको फीस वहाँ पर देनी थी, तो उसके चलते वो फिलहाल जब तक अधिनियम नहीं बन जाता है, क्योंकि वो फ्री रहेगी, तो उसके अनुसार ये फिलहाल वो इसको बड़ी खुशी के तौर पर यहाँ पर सभी लोग ले रहे हैं। और कह सकते हैं खुशी की लहर भी लोगों में यहाँ पर इस कैबिनेट के फैसले को लेकर है। तो कब तक ये फ्री की नीति रहेगी? आगे किस तरीके से इस पे फैसला लिया जाना है? कितना वक्त और लगेगा? देखिए, कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह से दिसंबर माह में ये होनी थी, हालांकि केंद्र सरकार की अब तरफ ये पाले में अब इस सरकार ने अपनी जो पूरी नीति है वो केंद्र सरकार की तरफ पास भेजी है, वहां से मोहर लगने के बाद ही इसको लागू माना जाएगा। तब तक के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि तब तक केंद्र सरकार इस पर मोहर नहीं लगाती है तब तक उसको नजूल की भूमि जो अधिनियम है उसके तहत उससे पहले ये फ्री रखी जाएगी। तो उत्तराखंड में इस नीति के तहत कितने लोगों की संख्या है जो कि लाभ उठा रही है? देखिए, अगर हम बात करें पूरे प्रदेश की, तो हजारों की संख्या में ये परिवार रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अन्य जो शहरी क्षेत्रों के अलावा भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नजूल की भूमि है वहां पर कब्जे रहते हैं, तो उनमें कह सकते हैं कि काफी खुशी की लहर यहाँ पर जरूर है जो सरकार कैबिनेट का जो फैसला आया है। और हालांकि ये फैसला केंद्र सरकार जब मोहर लगा देगी उसके बाद ये फैसला यहाँ पर जो नजूल की भूमि है जो फ्री फिलहाल रखी गई है उस पर बाकायदा एक फीस यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ रखी जाएगी।
जी बिल्कुल, अभी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनहित के जो निर्णय हैं उन निर्णयों को लेने में पीछे नहीं हटते हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐसे निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे हैं जो राज्य के हित के हैं, जनता के सरोकारों से जुड़े हुए निर्णय हैं और उन निर्णयों को लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। नजूल नीति का जो निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया, ये राज्य के ये कह सकते हैं कि जो तराई और मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला कहा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में ज्यादातर ये इस समय कह सकते हैं कि जो लोग इस समय यहाँ पर रह रहे हैं और नजूल भूमि के अंतर्गत यहाँ पर रहते हैं, ऐसे में पुरानी नीति यानी नजूल नीति 2021 को ही पुनः लागू करने का निर्णय जो सरकार की तरफ से लिया गया, ये बड़ा राहत वाला निर्णय कहा जा सकता है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जनपदों के लिए ये निर्णय इस समय बड़े राहत देने वाला समझा जा सकता है, क्योंकि ये जो नजूल नीति 2021 थी, ये दिसंबर में इसका समापन यहाँ पर हो गया था। राज्य सरकार की तरफ से इसका जो विधेयक था यानी जो नई नीति यहाँ पर बनाई गई थी उसका विधेयक सदन के पटल पर रखा गया था। सदन से पास कराने के बाद इसे राजभवन को भेज दिया गया था। राजभवन की तरफ से इसे राष्ट्रपति को भेज दिया गया था। राष्ट्रपति के यहाँ अब ये विधेयक विचाराधीन है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार ने तब तक जनता के हितों को देखते हुए, जनता के परेशानियों को समझते हुए इस पुरानी जो नीति है 2021 की नजूल की जो नीति है उसे ही वापस लागू करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। जी इतना वक्त क्यों लग रहा था? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जब तक इस बैठक में प्रस्ताव पास नहीं किया जाता है, इसकी वजह से ये नजूल नीति को एक बार फिर से इसकी अवधि बढ़ाई गई है। तो इतना समय किस लिए लग रहा है अभी? ये कह सकते हैं कि हर एक विधेयक को इस समय समझा जा सकता है कि जो इस तरह के जो विधेयक होते हैं, राजस्व जिम्मेदारी से जुड़े जो विधेयक होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के यहाँ पर विचाराधीन के लिए राजभवन की तरफ से भेजा गया और वहां से कब तक ये मंजूर होके आएगा, क्या कुछ उसमें रहेगा, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगा। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से जनता के परेशानियों को देखते हुए निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि जो नजूल नीति 2021 थी उसे ही वापस यहाँ पर परिवर्तित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जनता की जो परेशानियां वो किसी भी प्रकार से अधर में न लटकी रहे, उन परेशानियों का समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। 2021 की इस नीति को पुनः प्रखर करने के लिए यानी इसे कार्यदृष्टि में लाने के लिए ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार को भी बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जो राजस्व की जो भूमि है उन्हें फ्री होल्ड करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा सकता है। और तब तक के लिए राज्य में जो विकास की जो रफ्तार है वो विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, विकास के कार्य प्रभावित नहीं होंगे और आम जनता को भी बड़ी राहत उससे मिल पाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर अपना विजन साझा किया था। इस सम्मेलन में देश भर के जीपी, डीआईजी और आईजी सहित पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आतंकी गतिविधियों की चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। सम्मेलन से लौटे डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस आलाधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार से मॉडर्न चैलेंजेस के बारे में चर्चा की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। देश में आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए और साथ साथ पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार देश भर में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन 2023 राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न चर्चाएं की गई, जिसमें शामिल हुए डीजीपी अभिनव कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, किन विषयों में चर्चा की गई इतने बड़े? देखिए, ये जो एनुअल डीजीज कॉन्फ्रेंस होती है, ये जो हमारे देश की पुलिस व्यवस्था है उसका एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है साल भर का, और ये अलग अलग राज्यों में इसको आयोजित किया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सारे गृह राज्य मंत्रीगण, होम सेक्रेटरी साहब भारत सरकार के, तो उनके प्रेजेंस में पूरे देश भर के सारे पुलिस फोर्सेस के डीजीज आते हैं, सारी स्टेट्स के, सारी यूनियन टेरिटरीज़ के और सारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस के। तो ये मतलब टॉप मोस्ट हमारे प्रोफेशन की ये गैदरिंग होती है और इसमें एक तो पहले के जो विषय होते हैं उनकी भी समीक्षा की जाती है और फिर आगे आने वाले वर्ष में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं
उनको हमारे सामने रखा जाता है, अलग अलग विषयों पे प्रेजेंटेशन होते हैं अलग अलग एजेंसीज द्वारा, और प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी भी अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और साथ साथ कई सारे विषयों पे हमसे स्टेट से भी फीडबैक लिया जाता है कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में क्या क्या मतलब हमारा अनुभव है या क्या हमारे सुझाव हैं। तो इस वर्ष भी जो ये 5 से 7 जयपुर में कॉन्फ्रेंस हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग पूरा 2 दिन उसमें रहे, और उससे एक दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने आके इसके इनॉग्रल सेशन को इसका मतलब उद्घाटन किया और अपने विचार रखे। और मतलब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी ये मतलब एजुकेशनल एक्सपीरियंस था। हमको एक तो जो वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का विज़न दिया है, और उस विज़न को साकार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या क्या हमसे अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में विस्तार से अलग अलग एजेंसीज ने हमारे साथ चर्चा की। और तो काफ़ी सारे बिंदु इस कॉन्फ्रेंस से निकल के आए हैं। बाकी तो जब हमें इसके फॉर्मल मिनट्स मिलेंगे तब हम उन पे वो करेंगे। लेकिन कल ही मैंने भी इस बारे में पुलिस मुख्यालय में अपने सारे वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी, और उसके जो प्रमुख बिंदु थे जिस पे हमें कार्रवाई करनी है अगले 3-4 महीने में, उसमें हमने एक रणनीति बना दी है। और इसके तहत अलग अलग कमेटीज़ भी हमने पुलिस मुख्यालय में भी गठित कर दी हैं। शासन से भी एक हाई लेवल कमेटी बनाने का हमने आग्रह कर दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस पुलिस कॉन्फ्रेंस के जो मेन एक्शन पॉइंट्स हैं उस पे हम अगले 2-3 महीने में सभी बिंदुओं पे कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे, और ताकि अगले साल की जब भी कॉन्फ्रेंस होती है और जब हम उत्तराखंड का हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, माननीय गृह मंत्री जी के सामने एक हम उत्तराखंड पुलिस का एक अच्छा परफॉर्मेंस रख सकेंगे। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी समय समय पे इस बारे में प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसके अनुरूप हम लोगों को की समीक्षा भी करते रहते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। और उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे उत्तराखंड सरकार की ओर से जो भी हम संभव मदद होगी वो देने का हमें आश्वासन दिया है। सर, साइबर क्राइम की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब साइबर क्राइम अत्यधिक मात्रा में देखने को भी मिल रहा है, तो उसे रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए, ये साइबर क्राइम की रोकथाम और साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में स्मार्टफोन्स का प्रयोग बढ़ा है, आप देखते हैं हमारे प्रदेश में भी, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे नागरिक जो हैं वो स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन और ये जो मतलब जो ये नया इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन है, ये हमारी समझ से एक दुधारी तलवार है। अगर इसका सही तरह से प्रयोग किया जाए तो ये इससे वेलफेयर में, पब्लिक वेलफेयर में, खुशहाली बढ़ाने में, सूचना के आदान प्रदान में बहुत मदद मिलती है। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह से इसके नेगेटिव यूजेस भी हैं, और ये देखने को आया है कि पिछले 10 वर्षों में साइबर क्राइम बहुत बढ़ा है। तो हम लोग लगातार इसमें एक तो इसकी रोकथाम के लिए जो हमें आवश्यक ट्रेनिंग देनी है अपने पुलिसकर्मियों को, उस पर बल दे रहे हैं। जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए उसको भी हम लोग लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा मानना यह है कि इसमें सिटीजन्स को भी अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग समय समय पर साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता संबंधी अभियान भी चला रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि साहब 6 महीने बाद उत्तराखंड पुलिस से साइबर क्राइम ख़त्म हो जाएगा या सारी चुनौतियों का हम सामना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, साइबर टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले क्रिमिनल्स भी अपनी टैक्टिक्स बदल रहे हैं। तो पुलिस को भी इसमें कंटिन्यूस अपग्रेड करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेंगी, कंटिन्यूसली अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। लेकिन बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम की जो चुनौती है उसको लेके उत्तराखंड पुलिस के सभी स्तर के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, हम लोग उसको पूरी तरह से मतलब अवेयर ऑफ द थ्रेट, हम लोग इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और बस हम ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस अपनी ओर से साइबर क्राइम की जो उभरती हुई थ्रेट है इसका सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
सर, जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जाए, उत्तराखंड की बात की जाए तो ड्रोन्स और साथ साथ देखा गया है कि जो सीसीटीवी की जो जाल बचाया गया है उससे कहीं ना कहीं जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो थोड़ी कम हुई है। तो किस तरह से इसे और मॉडर्न किया जाएगा? देखिए, अगेन जैसे सीसीटीवी है, सीसीटीवी में लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, तो हम लोग भी धीरे धीरे अपने सीसीटीवी का जो नेटवर्क है उसको अपग्रेड करते रहते हैं। सीसीटीवीज़ में हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमारे प्रदेश के प्रमुख अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ सीसीटीवी कवरेज सारे मेन सड़कों पे, सारे मोहल्लों में रहे। साथ ही साथ जो हमारे मेन हाईवेज़ हैं और ख़ास तौर से जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिहाज से जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हमारी सीसीटीवी कवरेज बढ़ाई जाए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सीसीटीवी एक बहुत अच्छा टूल है, फोर्स मल्टीप्लायर है, क्राइम के प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों में इसका बड़ा उपयोग है। तो हम सीसीटीवी का हम लगातार नेटवर्क बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार से और टेक्नोलॉजी जो है, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, एआई है, इसका भी हम सहारा लेके लगातार अपने ऐप्स को, अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहेंगे। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि अगले कुछ दिनों में चैटबॉट भी पुलिस का लॉन्च हो, जिससे कि कई सारी रूटीन के विषय जिसमें नागरिकों को सिर्फ जानकारी चाहिए, बेसिक जानकारी चाहिए पुलिस के बारे में, तो उसमें वो सीधे चैटबॉट से एंगेज करके ऐप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से उससे क्वेरी कर सके और उसकी क्वेरी का जवाब मिल सके। तो एक आखिरी प्रश्न, आईपीएस की जो आईपीसी की धाराएं हैं वो चेंज की गई है, उसको लेकर ट्रेनिंग किस तरह चल रही है पुलिसकर्मियों की? देखिए, हमने इस संबंध में भी जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़े विस्तार से चर्चा हुई और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी उसमें केंद्र सरकार की मंशा है उसको एक तो लागू करने के लिए हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी प्रपोज कर दी है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पे भी हमने अलग अलग सब कमिटीज़ बना दी हैं और इसमें ट्रेनिंग बहुत बड़ा इशू है, सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन बहुत बड़ा इशू है, अवेयरनेस कैंपेन बहुत बड़ा इशू है। तो इन सारे मुद्दों पे काम करने के लिए हमने कल ही मीटिंग करके अपने अधिकारियों की अलग अलग सब कमिटीज़ बना दी हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में हमारा प्रयास रहेगा कि सारे सिस्टम्स को इसके लिए तैयार करते हुए हम इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक इन कानूनों को लागू कर सकें। तो ये थे डीजीपी अभिनव कुमार, जिनका साफ कहना है कि जो आने वाली पुलिस होगी वो स्मार्ट होगी। और जिस तरह से जो सम्मेलन देखने को मिला, अखिल भारतीय पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन 2023, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो विजन दिया गया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इस बीच देहरादून से अहम जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी चयनिका उनियाल करेंगी अध्यक्षता। दोपहर 12 बजे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक और बैठक में केंद्र और राज्य के मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुटती हुई नजर आ रही है। बैठक रखी गई है और कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी चयनिका की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। बैठक में केंद्र और राज्य के मुद्दों पर चर्चा संभव है। प्रदेश प्रवक्ताओं को चुनाव के निर्देश दिए जाएंगे इस बैठक में। तो प्रदेश प्रवक्ताओं को चुनाव के निर्देश दिए जाएंगे। आने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ये बैठक कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक और बैठक की अध्यक्षता जो है प्रभारी चयनिका उनियाल करेंगी। तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, कितनी देर में ये बैठक होनी जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए, 12 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो कोऑर्डिनेशन जो कम्युनिकेटर है, जो नवनियुक्त बनी है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी। कल उन्होंने प्रेस वार्ता भी की और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से राहुल गांधी की अध्यक्षता में निकलने वाली है, उसी के तहत ये बैठक की कल प्रेस वार्ता की गई थी। उसमें बताया गया था क्या मुद्दे रहेंगे और आज जितने भी प्रदेश लेवल के जितने भी प्रवक्ता है उनके साथ बैठक की जाएगी। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी है। आज बैठक आयोजन की जा रही है अध्यक्षता में चयनिका उनियाल के। किस विषयों में वार्ता होंगी और कौन कौन सी चर्चा? देखिए, डॉक्टर चयनिका उनियाल एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं कांग्रेस पार्टी की और पूरे देश भर में हमारे प्रभारी संचार विभाग के बनाकर भेजे गए हैं। यहाँ राजस्थान से प्रभारी बनकर आई हैं डॉक्टर चयनिका उनियाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके अनुभवों से हम लाभान्वित होंगे। आज वो पहली बैठक लेने जा रही हैं और पूरे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र वो प्रभारी बनाई गई हैं। तो ये उनकी अंतिम विजिट है भी नहीं, वो लोकसभा वाइज विजिट करना चाहती हैं और अभी वो टिहरी लोकसभा के अंतर्गत देहरादून आई हैं। कल उन्होंने यहाँ प्रेस वार्ता की राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर, और आज किस तरह से पूरा मीडिया विभाग काम करेगा,
कोऑर्डिनेशन सोशल मीडिया और हमारा जो मेन मीडिया है उसमें रहेगा, किस तरह से वॉर रूम में हमारी भूमिका रहेगी, किस तरह से हमने ब्लॉक और बूथ स्तर तक पेनिट्रेट करनी है, हर एक प्रेस रिलीज हो या पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी की जो नीतियां हैं उसको कैसे प्रचार प्रसार करना है, ये सारी बातें रहेंगी। मैम, राज्य के एजेंडे की बात की जाए, चाहे वो महंगाई हो फिर अंकिता भंडारी मर्डर केस हो, कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जो जन जन तक पहुंचाए जाएंगे? देखिए, अभी हम नैरेटिव कमेटी जो हमारी है वो मुद्दे तैयार कर रही है कि क्या क्या इन 7 सालों में भाजपा का जो ये राज रहा है उसने कितना लोगों को परेशान किया, कौन कौन से वर्ग किन किन नीतियों से कुनीतियों से प्रभावित हुए, उन पर तो ड्राफ्टिंग चल रही है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, कुछ तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, महंगाई बेरोजगारी तो राष्ट्रीय मुद्दा है, अग्निवीर योजना राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ के हर परिवार का सपूत जो है या तो दामाद या बेटा या भतीजा फौज में जरूर है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अफेक्ट अगर किसी प्रदेश को पड़ा है इस अग्निवीर और आत्मघाती योजना से, वो उत्तराखंड के युवाओं को पड़ा है, क्योंकि वो सालों साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे फौज में अफसर बनने के, जवान बनने के, तो उनको धक्का पहुंचा है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। आज ये केवल एक मुद्दा नहीं रह गया उत्तराखंड के लिए, ये उत्तराखंड की भावना है। आज आक्रोशित है उत्तराखंड कि हमारी बेटी जो 19 साल की थी उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। भर्ती घोटालों ने युवाओं को परेशान कर रखा है। आज युवा हमारे हताश हैं, निराश हैं। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग इतना ज़्यादा है, जो सेवा नियोजन कार्यालय है उसमें लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। किसानों को गन्ना समर्थन मूल्य नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला है, जो आपदा और भारी बरसात की वजह से क्षति हुई उनकी फसल को। तो कहीं ना कहीं समाज का हर वर्ग, और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 के पोजीशन पर है महिला अपराध में। और 907 पिछले 1 साल में 907 महिलाओं का बलात्कार यहाँ हो गया, 778 महिलाएं अपहरण कर ली गई। तो देवभूमि के हिसाब से ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है। मैम, अगर बात की जाए तो आने वाले समय में और भी बैठकें देखने को मिलेगी चैनिका उनियाल के, और भी लोग निश्चित रूप से अब लगातार उनका आना जाना यहाँ बना रहेगा। और 15 को तो हमारी जो नवनियुक्त प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जी, देखिए पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। पार्टी ने कहा महिलाओं को अग्रणी भूमिका मिलनी चाहिए, आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। उसी के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शैलजा जी प्रभारी बनकर आई हैं और संचार विभाग में डॉक्टर चैनिका जी बनकर आई हैं। महिलाएं अनुशासित होती हैं, महिलाएं बहुत सिंसियर होती हैं, और महिलाओं को किस तरह से काम करना है और काम लेना है दोनों आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में पहुँचेगा। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो इस बार जो लोकसभा चुनावों के लिए जो उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है वो महिलाओं को सौंपी गई है, और ऐसे में विश्वास जताया जा रहा है जो महिला सशक्तिकरण की जो बातें कांग्रेस कर रही थी, और उसके बाद इसे ही मुख्य मुद्दा बनाया जा सकता है। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो अंकिता भंडारी के साथ साथ जिस तरह से एनसीबी की रिपोर्ट जो सामने आई थी, जिसमें हिमालय राज्यों में जो उत्तराखंड है वो नंबर 1 आ रहा है महिला अपराधों में, तो ऐसे में महिलाओं को सौंपी गई है ताकि जो मुद्दे हैं प्रदेश के वो भी उठाए जा सके, और साथ साथ जो देश भर में राष्ट्रीय कांग्रेस मुद्दे उठा रही है उसे भी उठाया जा सके। तो आज एक चैनिका उनियाल जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है उनकी तरफ से जो बैठक है वो की जा रही है, और इसके तहत सभी प्रवक्ता हैं जो लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में जुटते हुए तुषार, कांग्रेस नजर तो आ रही है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं लोकसभा की जहां पे उनको मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है आने वाले चुनाव के मद्देनजर? देखिए, अगर 5 सीटों की बात की जाए तो वहाँ उन्हें काफ़ी मजबूत होने की ज़रूरत है। टिहरी में अगर बात की जाए तो पहले से ही करीब 2 शासनकाल से ही जो भाजपा है वो सीट अपनी बनाए हुए है। वहीं अगर बात की जाए तो विभिन्न सीटों में यही हाल है। भाजपा को कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है कि जो बूथ लेवल की जो कार्यकर्ता है उन्हें जोड़ा जाए, और साथ साथ जिस तरह से भाजपा कार्य कर रही है, जिस तरह के भाजपा के राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस को भी बूथ लेवल तक मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें विजय पानी है, करीब अगर 3 से 4 सीटें उत्तराखंड से ही लेनी है, ऐसे में उन्हें बूथ लेवल अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसी के तहत जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर्स और साथ साथ नवनियुक्त हम कह सकते हैं जो प्रदेश प्रभारी बनाई गई है कुमारी, बिल्कुल अब देखना होगा इस बैठक में क्या रणनीति तैयार की जाती है और क्या मंथन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।